प्रकाश रासायनिक धुंध का निर्माण NO प्लस VOC वाष्पशील कार्बनिक यौगिक बराबर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस अल्ट्रावायलेट सूर्य प्रकाश इक्वल टू NO प्लस O नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस परमाणु ऑक्सीजन O प्लस O2 इक्वल टू ओजोन O3 NO2 प्लस VOC इक्वल टू PAN पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट C2H3NO5 परिणाम NO प्लस VOC प्लस O2 प्लस अल्ट्रावायलेट इक्वल टू O3 PAN और OH प्रकाश रासायनिक स्रोत जैसे अन्य ऑक्सीडेंट। अम्लीय वर्षा के अंतर्गत ऐसी वर्षा को शामिल किया जाता है जो सामान्य से अधिक अम्लीय हो, pH 5.6 से कम हो। अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SOX, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NOx, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में NO, NO2 और N2O शामिल है। अम्लीय वर्षा मृदा की उर्वरता को कम करके जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाकर तथा पोषक तत्वों की हानिकारक और विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से वनों को कमजोर करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। यह इमारतों स्मारकों और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने में योगदान देती है। साथ ही मनुष्यों में श्वसन संबंधी समस्याएं भी पैदा करता है। इसके अलावा यह पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है, जैव विविधता को कम करता है और उच्च अम्लता को सहन करने वाली प्रजातियों को नुकसान पहुंचाता है। महासागरीय अम्लीकरण तब होता है जब महासागर वायुमंडल से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अवशोषित कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो समुद्री जल के pH को कम करती है और कार्बोनेट आयन की उपलब्धता को कम करती है। यह प्रक्रिया समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालती है क्योंकि प्रवाह, शेलफिश और कुछ प्लावक जैसे जीवों को अपने कैल्शियम कार्बोनेट कवच तथा कंकाल का निर्माण एवं रखरखाव करने में कठिनाई होती है। यह खाद्य श्रृंखला को बाधित करती है, जैव विविधता को प्रभावित करती है और समुद्री संसाधनों पर निर्भर मत्स्य पालन एवं आजीविका के स्रोतों को खतरे में डालता है। ओजोन क्षरण ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ ओजोन डेवलप्ड पार्टिकल्स को क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, HCFC और HBFC, हेलोन अग्निशामक यंत्रों में प्रयुक्त मिथाइल ब्रोमाइड, ध्रुवक या कीट नियंत्रण के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, एरोसोल कार्बनिक यौगिकों के लिए विलायक धातुओं और सर्किट बोर्डों की सफाई के लिए प्रयुक्त ये पदार्थ परावैंगनी विकिरण द्वारा विघटित होने पर क्लोरीन और ब्रोमीन निर्मुक्त करते हैं जो ओजोन अणुओं को नष्ट कर देते हैं। इससे पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरण में वृद्धि होती है, जिससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा दमन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसके कारण ही पर्यावरणीय प्रभाव भी पड़ता है, जैसे कि फसल की पैदावार में कमी, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को हानि। ओजोन क्षरण तब होता है जब मानव निर्मित रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणुओं को निर्मुक्त करती है। परावैंगनी विकिरण इन यौगिकों को तोड़कर क्लोरीन और ब्रोमीन को मुक्त कर देती है, जो फिर ओजोन O2 अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं और ओजोन की सांद्रता को कम कर देते हैं। ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल PSC और ओजोन रिक्तीकरण
ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल पीएससी उच्च तमता वाले बादल होते हैं जो समताप मंडल में अत्यंत निम्न तापमान पर बनते हैं। आमतौर पर सर्दियों के दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों में इन्हें देखा जा सकता है। इसमें जल, नाइट्रिक अम्ल और कभी-कभी बर्फ के कण भी होते हैं। ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करते हैं जो निष्क्रिय क्लोरीन या उपों जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, क्लोरीन नाइट्रेट, ClO, NO2 को प्रतिक्रियाशील क्लोरीन प्रणालियों में परिवर्तित करते हैं। जब बसंत ऋतु में सूर्य का प्रकाश ध्रुवीय क्षेत्रों में लौटता है तो ये प्रतिक्रियाशील क्लोरीन प्रजातियां ओजोन अणुओं को विभाजित कर देती हैं, जिससे महत्वपूर्ण ओजोन क्षति होती है। उदाहरण के लिए अंटार्कटिका ओजोन क्षेत्र, ओजोन क्षरण और वैश्विक तापन से ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल निर्माण में कमी आ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप ओजोन क्षरण की गति कम हो सकती है। यह बात विरोधाभासी लग सकती है, लेकिन ऊपर बनाए गए ओजोन क्षरण में पीएससी की भूमिका और क्रियाविधि के अनुसार यह सत्य है। स्वास्थ्य खतरे हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट HEI द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण वर्ष 2021 में दुनिया भर में 8.1 मिलियन मौतें हुई। इसमें भारत और चीन क्रमशः 2.1 मिलियन और 2.3 मिलियन मौतें दर्ज की गई, जिसमें यह वैश्विक स्तर पर मौतों के लिए दूसरा प्रमुख जोखिम बन गया। न्यूमोकोनियोसिस यह अंतरालीय फेफड़ों के रोगों के एक वर्ग के रूप में सामान्य शब्द है, जहाँ धूल के अंदर जाने में अंतरालीय फाइब्रोसिस हो जाता है। यह एक व्यावसायिक स्वास्थ्य रोग है और यह मुख्य रूप से खनन तथा निर्माण क्षेत्रों, विशेष रूप से अभ्रक एवं कपड़ा उद्योग में काम करने वाले व जहरीली धूल को सांस के माध्यम से ग्रहण करने वाले श्रमिकों को प्रभावित करता है। न्यूमोकोनियोसिस संबंधी बीमारी को प्रभावित श्रमिक बीमारी में ब्लैक लंग रोग प्रभावित श्रमिक, कोयला उद्योग के श्रमिक, सिलिकोसिस उत्खनन निर्माण श्रमिक, बाइसिनोसिस सूत और कपड़ा निर्माण श्रमिक, एस्बेस्टोस उद्योग के श्रमिक। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के उपाय में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के उपाय में फिल्टर, ये उपकरण गैस धारा से कण पदार्थ को हटाते हैं। उदाहरण के लिए गैस हाउस निस्पंदन प्रणाली, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर उत्सर्जन के कण पदार्थ को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। आमतौर पर भट्टियों, ताप विद्युत संयंत्रों, सीमेंट कारखानों और इस्पात संयंत्रों में उपयोग किए जाते हैं। जड़त्व संग्राहक में उच्च दक्षता के साथ सेंट्रीफ्यूजेशन के माध्यम से भारी कण एकत्र करता है। एयर स्क्रबर का कार्य स्वच्छ गैस बाहर निकालना, धुंध हटाने वाला स्क्रबर, तरल विलायक, दूषित स्क्रबर, वेट कलेक्टर जो गैस धाराओं को कणों को या तो सतह पर एकत्र किया जाता है या स्क्रीविंग तरल द्वारा गीला किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जैसी गैसों को हटाने में सक्षम है।
उत्प्रेरक परिवर्तन जहरीली गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए ऑटोमोबाइल में इसे ऑटोमोबाइल में लगाया जाता है। सीसा रहित पेट्रोल की आवश्यकता होती है क्योंकि सीसा उत्प्रेरक को निष्क्रिय कर देता है। कोयला गैसीकरण एक तकनीकी प्रक्रिया जिसमें सिंथेटिक गैस सिनगैस बनाने के लिए कोयला को वायु, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। यह गैस प्राकृतिक गैस और मीथेन के लिए ऊर्जा विकल्प के रूप में कार्य करती है। कोयला गैसीकरण प्रक्रिया में इथेनॉल और यूरिया का उत्पादन किया जा सकता है, जबकि सिनगैस में ग्लिसरॉल संश्लेषण के लिए कोई व्यवहार्य तरीका न होने के कारण नाइट्रोग्लिसरीन का उत्पादन व्यावहारिक रूप से नहीं किया जाता है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयले गैसीकरण हासिल करना है। फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन IFGD सिस्टम गीले या सूखे स्क्रबिंग तरीके के माध्यम से फ्लू गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl जैसी अम्लीय गैसों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्लू गैस से तात्पर्य उस गैस से है जो दहन संयंत्र से निकलती है और इसमें ईंधन तथा दहन वायु के प्रतिक्रिया उत्पाद के साथ साथ कणीय पदार्थ सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विशिष्ट पदार्थ शामिल होते हैं। चूना आमतौर पर दोनों तकनीकों में उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर आधारित FGD चूना पत्थर CaCO3 जल की उपस्थिति में SO2 के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट CaSO3 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है। चूना आधारित FGD जब चूना CaO का उपयोग किया जाता है तो यह SO2 के साथ सीधे प्रतिक्रिया करके कैल्शियम सल्फाइड बनाता है। फ्लाई ऐश प्रबंधन सरकार की पहल पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की नीति के अनुसार निर्माण परियोजनाओं, सड़क तटबंधों, लैंडफिल गतिविधियों में फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। निर्माण के लिए ताप विद्युत संयंत्रों में के 100 किलोमीटर विद्युत स्टेशनों के 100 किलोमीटर तथा खदान भराव गतिविधि के लिए 50 किलोमीटर का दायरा 9 औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रदूषण सूचकांक निर्माण के लिए ताप विद्युत संयंत्रों के 100 किलोमीटर तथा दहन भराव गतिविधि में 50 किलोमीटर दायरा औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रदूषण सूचकांक PI पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए यह सूचकांक है कि औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाय सूचकांक प्रदूषण सूचकांक PI पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विकसित। यह सूचकांक स्वच्छ प्रौद्योगिकों को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक स्तर पर 0 से 100 के पैमाने की रेटिंग करता है। प्रदूषण सूचकांक के आधार पर वर्गीकरण श्वेत श्रेणी न्यूनतम प्रदूषण वाले उद्योग पर्यावरण मंजूरी के संचालन के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। उद्योगों से केवल
श्वेत श्रेणी में न्यूनतम प्रदूषण वाले उद्योग पर्यावरण मंजूरी के संचालन की सहमति की आवश्यकता नहीं। उद्योगों को केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करना होगा। लाल सूची वाले उद्योग पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील या संरक्षित क्षेत्रों की में अनुमति नहीं है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP पूरे देश में वायु प्रदूषण पार्टिकुलेट मैटर NCAP पूरे देश में वायु प्रदूषण पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 10 को कम करने की समस्या से निपटने के लिए पहली राष्ट्रीय नीति की रणनीति जिसमें समय सीमा के साथ कमी लक्ष्य 2017 के स्तर से 2026 तक 40% रखा गया। यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड KPCB द्वारा वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत किए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए लागू किया गया। यह 132 और गैर सरकारी संगठनों यह एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 के अंतर्गत अधिकारों का उपयोग करते हुए लागू किया जाता है। यह 132 गैर अनुपालन शहरों को शामिल करता है, जो वे शहर विगत 5 वर्षों में राष्ट्रीय पर्यावरणीय गुणवत्ता मानकों एवं यह 132 गैर अनुपालन शहरों को सीमित करता है। गैर अनुपालन शहर वे शहर जो लगातार 5 वर्षों या उससे अधिक समय तक राष्ट्रीय परिवेश गुणवत्ता मानकों NAAQS को पूरा नहीं करता है। पुराना जैव अनुसंधान शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण पोर्टल। यह पोर्टल NCAP के कार्यान्वयन के लिए निगरानी करता है। CPCB एक वैधानिक संस्था है जिसे जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत गठित किया गया है। ओजोन परत को नुकसान करने वाले पदार्थ